हाँ भाई, तो कुछ सवाल डिस्कस करने के लिए बात हुई थी हमारी, तो कुछ सवाल डिस्कस करता हूँ और फिर मैंने नंबरिंग कर रखी है इन सवालों की। इनमें से कुछ सवाल तुम्हें पहले भी दिए गए, तो इनको तुम एक बार जितने हम कर लेते हैं अभी डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर इनको तुम्हें करने के लिए दे दूंगा और उनको भी दोबारा एक बार डिस्कस कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से 32-40 सवाल हैं जो तुम्हें करने के लिए भी दिए गए थे। उनमें से ये अभी रिसेंटली जो दिए गए इस चैप्टर में है ना, वो पुराने इस चैप्टर में जो और पहले दिए गए थे वो नहीं है ये। तो जो अभी दिए गए थे वो है, प्लस कुछ और वैन ऑफ फैक्टर वाले भी कुछ सवाल हैं, तो उनको लेके कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो जैसे एक एक करके थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का शुरू करते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल था, हम लोगों ने क्लास में भी एक बार डिस्कस किया है, इसी टाइप का सवाल, और बिल्कुल सिमिलर टाइप के सवाल जो है वो एनसीईआरटी में भी और इवन मेंस लेवल पर भी कई बार पूछे गए। तो मैं ये सवाल एक बार दोबारा दिखा रहा हूं तुम्हें कि एक कैटेगरी सवालों की क्या है। एक कैटेगरी है सवालों की जिसमें बहुत साफ लहजे में बोला जाता है कि मेरे पास डेल्टा टीबी कैलकुलेट करो, या डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करो, या कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करो, उसके लिए मैं तुम्हें आपको जो भी डेटा चाहिए वो सब दे दूंगा। तो अब मतलब समझ रहे हो, तो एक कॉन्फिडेंस ये आना चाहिए कि सर ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो सवाल है उसमें से एक कैटेगरी तो बड़ी सीधी है। हालांकि हमने वैन ऑफ फैक्टर वाला पोर्शन पढ़ लिया, तो अब वो वैन ऑफ फैक्टर वाला पोर्शन यहां लगाना है नहीं लगाना है वो वैसे भी समझ में आ जाएगा तुम्हें, है ना। तो क्योंकि वो हिंट मिल जाती। अब जैसे इस सवाल में भी अगर आप बात करें तो देखो क्या कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्योर बेंजीन का हमें दे रखा है, यानी बेंजीन यहां पर प्योर सॉल्वेंट है और उसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। अब आप इसके अंदर अगर कोई सल्यूट डालते हैं जो कि नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, मैं समझ में आ गया मुझे कि और नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है, और इसका जो केस बनेगा ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ही बनेगा, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके तैयार होता है। ठीक। अब यहां पर सर वो वैन ऑफ फैक्टर वाला, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ बताया नहीं ऐसा, कहीं पर भी नहीं बता रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कितने लोगों में टूट रहा है, उसकी शक्ल क्या है। तो जब हमें कुछ बताया ही नहीं गया तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि भाई मेरा जो सल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ना वो पानी में या सॉल्वेंट या बेंजीन में जाने के बाद ना वो डिसोसिएट करेगा ना एसोसिएट करेगा। तो ऐसे में सर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो भी आप कैलकुलेट करेंगे वही थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वही आपकी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी ऐसे सल्यूट्स जो होते हैं जिनमें जैसे कि मान लीजिए अगर बात की जाए कि मेरे पास यूरिया है, NH2CO NH2, ये सब हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स, इनमें जो वैन ऑफ फैक्टर है वो 1, इनका जो वैन ऑफ फैक्टर है वो 1, यानी ये जितने लिए गए हैं पानी के अंदर उतने ही दिखाई देते हैं। यानी जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी और जो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो सेम आएगी। सो द वैन ऑफ फैक्टर जो किसके बराबर होता है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1। इसी तरह से सर कोई और आदमी ले लीजिए, जैसे C6H12O6, सर ये ग्लूकोज है, कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, सर इसका वैन ऑफ फैक्टर भी 1 है। सुक्रोज ले लेते हैं, C12H22O11, सर ये शुगर हो गया, इसका वैन ऑफ फैक्टर भी 1 हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर ऐसे कुछ कंपाउंड्स सॉल्यूट्स हैं जो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, वाटर में डालने के बाद वो ना डिसोसिएट करते हैं ना एसोसिएट करते हैं, तो इनका वैन ऑफ फैक्टर 1। इसलिए इनके लिए जब भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे तो वो जो भी ऑब्जर्व वैल्यू है और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो बराबर ही आएगी। अब यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, बट मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, यहां पर भी जब कुछ बताया ही नहीं है कि कौन सा सल्यूट है उसका क्या होगा, तो हमने मान लिया कि सर जब कुछ आपने बताया ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर वैन ऑफ फैक्टर हमारा 1 है, और हम जैसे कैलकुलेट करते थे अपने आंसर को वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर अगर वो कहता है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन है, यानी जो डेल्टा टीबी है, वो हमें सवाल में दे रखा है 354.11 माइनस 353.23। बताओ समझे बात को, दिस इज डेल्टा टीबी, यानी सल्यूट डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया, तो फिर डेल्टा टीबी कितना हुआ, माइनस कर देते हैं। प्योर सॉल्वेंट में से अगर मैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दूं तो मुझे डेल्टा टीबी पता चल जाएगा। और वो डेल्टा टीबी होता किसके बराबर है, सर डेल्टा टीबी होता है, बल्कि अगर मैं सारी अच्छी बात करूं तो डेल्टा टीबी इज आई इंटू के बी इंटू एम, ये हमारा फॉर्मूला है। अब तो यही असलियत है सर, आई तो लगाना चाहिए हमें, लेकिन आई की वैल्यू 1 है सर, क्योंकि इस सल्यूट के बारे में आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू के बी इंटू एम। ठीक है, अब के बी हमें सवाल में दे रखा है, केबी की वैल्यू कितनी है, 2.53। और मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सल्यूट। अब सल्यूट के जो मोल्स हैं उसके बारे में अगर बात करें तो 90 ग्राम जो है वो बेंजीन है, और 1.8 ग्राम आपका सल्यूट है, तो यानी 1.8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये तो सल्यूट का वेट हो गया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यानी 90/1000।
सर ये आपकी मोलालिटी होगी। अब देखो इन सब चीजों में टाइम मत बर्बाद करो यार, ये सब आना चाहिए। वेट दे रखा है, मोल्स निकाल लिए और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में रख लिया। सर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा टी भी आपको दे रखा है, इससे आपको मोलर मास मिल जाएगा। बस ये इस तरह के बहुत बार सवाल जो है हमसे एग्जाम में पूछे गए। तो ये बहुत सीधा एनसीईआरटी का सवाल है और बहुत सीधा सवाल, और एनसीईआरटी का है इसलिए इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी है। हमारे जेई मेंस में तो इतनी कैलकुलेशन वाले भी कम आते हैं। क्लियर है? तो आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इससे हम मोलर मास सल्यूट का कैलकुलेट कर लेंगे, और हमें वही पूछा है कि सल्यूट का जो है वो मोलर मास कैलकुलेट करके बताइए। तो मोलर मास ऑफ सल्यूट आपने कैपिटल एम मान लिया, हमने इस तरह के सवाल किए भी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और देख लेते हैं जरा। सर ये देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो 750 mmHg इज, यानी इस प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट जो, ये अच्छा सवाल है। इस प्रेशर पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 99.63। How much sucrose should be added to pass to gram of water such that is boiling point that is the solution boils at 100 डिग्री। इसका लाइक सर यहां पर भी वही वाली बात आ रही है, आप समझिए, यहां पर भी वही बात आ रही है कि आपका सोल्यूशन जो है वो 100 डिग्री पर बॉईल करे। ऐसा करने के लिए आप जो है कितना सल्यूट ऐड करेंगे। तो ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा नया दिखाई नहीं दे रहा है। बस पूछा गया कितना सुक्रोज आप ऐड करेंगे। तो अब आप कितना सुक्रोज ऐड करेंगे, ये अच्छा सवाल। अब इसमें ध्यान से देखो कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री हो जाए। अब पता नहीं तुम्हें ये बात याद है कि नहीं कि अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 100 डिग्री पर इस सिस्टम का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, 760 mmHg के बराबर हो जाएगा। यानी अभी ये 750 है, फिर ये 760 mmHg के बराबर हो जाएगा। ये है सर। इस सवाल को तो हम डेल्टा टीबी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे। ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब मैं इस सवाल को जो हूं बिल्कुल मेंस, जेई मेंस में अज्यूम करके चलता हूं कि ये जेई मेंस में वो मुझसे 2026 में पूछेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चों को यह बताया जाता है या ये वो पढ़ते हैं कि अगर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 99.63 है प्योर का, और फिर आपने इसके अंदर सल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़कर 100 डिग्री हो गया। यही होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता। तो जनरली ये बात आती है, उनको क्या समझ में आता है कि 99.63 से 99.63 से आप बढ़कर कितने हो गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी उसको यह समझ में आता है कि मुझे यहां से डेल्टा टी भी पता चल जाए। होता ही है, इससे पहले वाले सवाल में भी यही हुआ था, डेल्टा टी भी निकाला था। और फिर वो समझ जाता है, अरे वाह, ये तो एक ही फॉर्मूला होता है, के बी इंटू एम। इस एम के अंदर ही जो भी कुछ छुपा होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे अभी हमने किया। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस सवाल में उसने के बी नहीं दे रखा है। इस सवाल में उसने के भी नहीं दे रखा, और अगर उसने के भी नहीं दे रखा है तो आप ये सवाल कैसे कर पाओगे? मेरी बात सब लोग समझ रहे हो? क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमें अगर ये निकालना था कि कितना सुक्रोज ऐड करें, यानी सल्यूट का वेट या सल्यूट के मोल्स अगर आप निकालना चाहते हैं, तो सर ऐसे में सर मैं के भी आप दे दीजिए, मैं मोलालिटी के अंदर वो कर लूंगा सर, वो वाला काम हमारा काम चल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, उसने के भी दिया ही नहीं। तो अगर के भी नहीं दिया है तो अब आप ये सवाल कैसे करेंगे? तो इस सवाल को करने का दूसरा तरीका ये है, जो कि अच्छा तरीका है, और ये आगे के लिए भी ध्यान रखना कि इसका इस्तेमाल जो है कभी भी किया जा सकता है। कभी भी अगर इस तरह की दिक्कत आए तो इस बात का ध्यान रखना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट है तो दैट मीन्स तुम्हारा जो वेपर प्रेशर है वो 760 mmHg होना चाहिए। याद है, वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी 1 atm के बराबर हो जाए, तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर आप 100 डिग्री पर बॉइल कर रहे हैं तो इसका मतलब 100 डिग्री पर आपका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर। 1 atm मतलब 760 mmHg। ठीक है, इसका मतलब 100 डिग्री पर आपका वेपर प्रेशर ये है और 99.63 पर आपका वेपर प्रेशर ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेपर प्रेशर की को यूज करके भी आप ये काम कर सकते हैं। वेपर प्रेशर को यूज करके भी आप ये काम कर सकते हैं। यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो 760 है और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 750। तो इसको भी यूज किया जा सकता है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप इस बात को भी यूज कर सकते थे कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन सल्यूट डिवाइडेड बाय एन सॉल्वेंट। ये काम किया जा सकता है। पी नॉट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है सर? प्योर आदमी की वेपर प्रेशर कितना है? 700। हाउ मच सुक्रोज शुड बी एडेड टू 500 ग्राम वाटर? एक गड़बड़ यह है कि यहां पर भी आपको गड़बड़, मैं आपको बताऊं, गड़बड़ यह है कि यहां पर जो आपको वेपर प्रेशर है ना यार,
वो अलग अलग टेम्परेचर पर दे रखा है। ये एक मामला गड़बड़, यानी कि इस सवाल को भी जो है हमें केबी को यूज करके ही करना पड़ेगा। आप समझिएगा बात को, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर भी क्योंकि गड़बड़ ये थी जो हमें ध्यान देनी चाहिए थी। अच्छा है, मतलब अच्छा है, ये गलती हो सकती थी हमसे भी। ये 99.63 जो टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर दे रखा है ना, ये इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर, और दूसरा वाला जो वेपर प्रेशर है वो 100 डिग्री पर है। तो ये मामला गड़बड़ है, ये मामला गड़बड़ है, क्योंकि 99.63 आपका बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर नहीं है, आपका बॉइलिंग पॉइंट है 99.63। यानी कि उस टाइम पर जो वाटर का वेपर प्रेशर है 750 mmHg, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 750 पर जो है वो 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। और जब आप इसके अंदर सुक्रोज ऐड कर दें, कितना सुक्रोज ऐड करें ताकि वाटर, यही यही वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम अब आपका 100 डिग्री पर बॉईल करने लगे। यानी बात तो सही है कि सर जो सोल्यूशन आपने बनाया है वो सोल्यूशन आपका अब 100 डिग्री पर बॉईल कर रहा है, तो टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, इसी वजह से अब वेपर प्रेशर की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो यहां पर ये एक गड़बड़ तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पर भी जो है वो केबी को ही इस्तेमाल करना चाहिए, और केबी को इस्तेमाल करके ही काम करना पड़ेगा। तो केबी यूज करना चाहिए यहां पर। तो केबी की वैल्यू जो है वो सवाल में गिवन होनी चाहिए। केबी जो है उसको यूज करना पड़ेगा। तो केबी हमें सवाल में जो है वो गिवन होना चाहिए। अब यहां पर तो देखो, ऐसा यहां पर हम कर रहे हैं तो केबी कहीं से ले लेंगे, लेकिन एग्जाम में अगर सवाल आता है तो वो केबी देगा। बस चलो, मैं ये अज्यूम कर रहा था कि मुझे यहां से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पता चल जाएगा। बिल्कुल सही है, आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पता चल जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 760 होगा, तभी बॉइलिंग हो रही है। लेकिन ये जो वेपर प्रेशर है वो 760 पर है, और वो जो वेपर प्रेशर था वो आपका 99। तो वो आप उस पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस वाले फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो यानी तरीका यही होगा कि आप सर डेल्टा टीबी केबीएम से ही काम करिए। तो केबी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। वैसे आप पीछे देखेंगे तो आपको केबी जनरली मिल जाएगा। केबी वाटर के लिए 0.52 होता है, तो उसको यूज किया जा सकता है। तो यानी अगर हम यूज करें तो डेल्टा टीबी की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है सवाल में, इन दोनों का अंतर डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा, डेल्टा टीबी आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो 0.37, ये डेल्टा टीबी हो गया। और केबी हमें सवाल में आपने बता ही दिया कि सर वो देना चाहिए, 0.52 हो जाएगा। और मोलालिटी जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे सर, मोलालिटी के अंदर जो भी अननोन होगा वो हम निकाल लेंगे। तो दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सल्यूट। तो मोल्स ऑफ सल्यूट को ऐसे ही ले लेते हैं, मोल्स ऑफ सुक्रोज एन अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 500 ग्राम दे रखा है, तो यह आ जाएगा 500 बटा 1000। ये आपकी मोलालिटी हो गई। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे ना तो मोल्स ऑफ सल्यूट निकल आएंगे, यानी मोल्स ऑफ जो भी सुक्रोज है ये आपको पता चल जाएंगे। तो एक बार मोल्स ऑफ सुक्रोज कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा मोल्स ऑफ सुक्रोज, जरा सा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मोल्स ऑफ सुक्रोज निकल के आ रहे हैं, एन एन की वैल्यू आ रही है 0.37 इंटू, नहीं, ये डिवाइडेड बाय 0.52, तो मोल्स आ रहे हैं 0.3557। तो 0.3557, तो जो वेट ऑफ सुक्रोज आएगा, सुक्रोज का अगर आपको वेट निकालना है तो यह आ जाएगा 0.3557 इंटू मोलर मास ऑफ सुक्रोज, दैट इज 342। तो इसको 342 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 121.6 ग्राम आ जाएगा। तो सवाल तो आसान है, सवाल सीधा ही है, सवाल में तो कुछ नहीं था, लेकिन यही कि केबी आपको सवाल में गिवन होना चाहिए। तो दिस केबी शुड बी गिवन, ये केबी आपको गिवन होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए सर और आगे बात कर लेते हैं। अब जैसे यहां पर भी सवाल था, ये देखो जेई में पूछा गया सवाल है, करने के लिए पहले भी दिया है तुम्हें। अब उसमें ही कह रहा है कि भाई ए की वैल्यू 100 है, बी का मोलर मास 200 है, सी का मोलर मास 10,000 है, और वो पूछ के आ रहा है द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ द सल्यूट्स आर। यानी ये जो हमें दे रखे हैं वो डिफरेंट नॉन वॉलेटाइल सल्यूट्स हैं हमारे पास, एबीसी, डिफरेंट नॉन वॉलेटाइल सल्यूट्स हैं एबीसी, और रिलेटिव लोवरिंग की बात कर रहा है। तो तुम रिलेटिव लोवरिंग है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये रिलेटिव लोवरिंग।
तो रिलेटिव लोवरिंग के बारे में भी तुम्हें पता ही है कि दिस इज एन सल्यूट डिवाइडेड बाय एन सल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, है ना, यही रिलेटिव लोवरिंग होती है। तो एक चीज तो क्लियर है, ये जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारी ज्यादा होगी जब मोल्स ऑफ सल्यूट ज्यादा होंगे, है ना, बात समझ रहे हो? मोल्स ऑफ सल्यूट अगर ज्यादा है तो मोल्स ऑफ सल्यूट में मोलर मास आता है और मोलर मास डिनोमिनेटर में आता है, यानी मोलर मास अगर सल्यूट का, मॉलिक्यूलर वेट अगर सल्यूट का कम है, अगर मॉलिक्यूलर वेट कम है तो ऐसे में हमारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा निकल के आना चाहिए। और सल्यूट का मोलर मास सबसे कम कहां है सर? 100। तो अगर 100 सबसे कम है तो इसका मतलब ए सोल्यूशन का जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो सबसे ज्यादा आना चाहिए। और मोलर मास अगर ज्यादा है, जैसे सी का मोलर मास 10,000 है, तो जितना ज्यादा मोलर मास होगा मोल्स ऑफ सल्यूट उतने ही कम हो जाएंगे। मोल्स ऑफ सल्यूट के कम होने से रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगी। समझ बात को? तो यानी मोलर मास का रिलेटिव लोवरिंग के साथ उल्टा रिश्ता हो गया। मोलर मास ज्यादा तो मोल्स कम तो रिलेटिव लोवरिंग भी कम। मोलर मास ज्यादा तो मोल्स कम तो रिलेटिव लोवरिंग, पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सल्यूट के मोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और सल्यूट का जो मोल्स है वो मोलर मास के साथ उल्टा रिश्ता रखते हैं। सल्यूट, क्योंकि अब 10 ग्राम तो सबका फिक्स है, 10 तो सबका फिक्स है, तो यानी एक केस में सल्यूट के मोल्स कितने हो जाएंगे? 10/100। एक केस में कितने हो जाएंगे सल्यूट के मोल? 10/200। और एक केस में सल्यूट के मोल्स कितने हो जाएंगे? 10/10,000। आप समझ रहे बात को? तो इन तीनों जगहों पर अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा जो सल्यूट के मोल्स हैं वो वहां देखने को मिलेंगे जहां मोलर मास सबसे कम है, मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। और मोलर मास के ज्यादा होने से मतलब मोलर मास अगर कम है तो मोल्स ज्यादा होंगे, मोल्स ज्यादा होने से रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी ज्यादा आ जाएगी। तो एकदम क्लियर हो गया कि सर जहां पर भी मोलर मास कम है वहां पर सल्यूट के मोल ज्यादा है और रिलेटिव लोवरिंग भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा रिलेटिव लोवरिंग जो है वो ए में देखने को मिलेगी। तो आप ए में रिलेटिव लोवरिंग सबसे ज्यादा हो जाएगी, बी में, उसके बाद सी में सबसे कम, इसलिए क्योंकि सी जो सल्यूट है उसका मोलर मास जो है वो सबसे ज्यादा है। मोलर मास ज्यादा होगा तो सल्यूट के मोल कम हो जाएंगे, सल्यूट के मोल कम हो गए तो रिलेटिव लोवरिंग भी कम हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बिल्कुल आसान सा सवाल था। और बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी इसी टाइप का सवाल हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2% एक्वस सोल्यूशन, ये जो 2% एक्वस सोल्यूशन उसकी बात कर रहे हैं। तो 2% एक्वस सोल्यूशन का मतलब हो गया 2 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, इसकी बात चल रही है। तो अब आप क्या निकालना चाह रहे हैं सर? अब आप निकालना ये चाह रहे हैं कि सोल्यूट ए इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 8% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट बी, यानी दूसरा हो गया हमारा 8 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। और सोल्यूट कौन सा ही हमें पता है। सोल्यूट कौन कौन से हैं सर? एक केस में जो सोल्यूट है वो आपका ए है और एक केस में सोल्यूट आपका बी। ए और बी सोल्यूट की बात हो रही है ना। तो अब देख लीजिए क्या करना है, द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट्स, और वो दोनों बराबर है ना, वो यही कह रहा है ना, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बॉइलिंग पॉइंट जो इस सोल्यूशन का है 2% वाले का, वो इक्वल है 8% वाले का, यानी यहां का जो बॉइलिंग पॉइंट और यहां का बॉइलिंग पॉइंट वो दोनों सेम है। तो बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर दोनों के सेम निकल के आ रहे हैं तो इसका मतलब है डेल्टा टीबी जो वैल्यू है वो ए की वही बराबर होगी डेल्टा टीबी बी की। समझ रहे बात को? तो अब कैसे निकाला जाए? तो सर ए के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो जाएंगे? 2 मोलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा सर? ये 100 ग्राम है ना, और सोल्यूशन, और उसमें 2 ग्राम सोल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 98। और उसको किस यूनिट में रखते हैं मोलालिटी में? किलोग्राम में। तो सर ये आपका डेल्टा टीबी आ गया। दूसरे वाले का डेल्टा टीबी क्या होगा सर? सॉल्वेंट तो कॉमन ही है, दूसरे वाले का डेल्टा टीबी होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट 8/mb हो जाएगा, मोलर मास mb ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय, अब इसमें सोल्यूट कितना, सॉल्वेंट कितना होगा? 100 - 8 यानी 92/100, 92/1000। ये है सर। क्लियर? तो सर इससे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि केबी केबी तो कैंसिल हो जाएगा और ये 1000 1000 भी कैंसिल हो जाएगा।
अब रफली रफली अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो मैं इस 98 को भी अगर मान लो जैसे 92 को भी 98 ही मान लेता हूं, तो ये सब भी कैंसिल हो जाएगा। तो यानी 2/ma इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 8/mb, ऐसे हो गया ना, 2/ma इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 8/mb। तो हम रफली रफली अगर बात करें तो मुझे जो समझ में आ रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट, अगर मैं इसको बोलूं तो 2/ma इट इज इक्विवेलेंट टू 8/mb। तो इससे ma/mb की वैल्यू जो आ रही है, ma इज टू mb, ma इज टू mb जो है वो 1:4 आ रहा है। क्लियर? तो ma इज इक्वल टू क्या निकालना था, मैं ma को mb के साथ रिलेट करना था ना, तो ma की जो वैल्यू है या mb की जो वैल्यू है वो दिखाई दे रही है। mb अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो अल्टीमेटली 4ma के बराबर, mb इज इक्वल टू 4m। तो mb की वैल्यू जो है वो 4ma के आसपास लगभग लगभग निकल के आ रही है। ठीक है ना? तो और ये अप्रोक्सीमेशन ही है, मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि आंसर भी इसी तरह से दे रखे हैं। तो ये 92 ऑलमोस्ट 98 मान लिया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 2/ma 8/mb के बराबर हो जाएगा। तो इससे जो mb की वैल्यू है वो अल्टीमेटली 4ma निकल आएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए और बात करते हैं। ये देखिए, ये भी सीधा सवाल पूछा गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाज 0.52 व्हेन 6 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स वाज डिसॉल्व्ड। यानी बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन है वो 0.52 आएगा जब 6 ग्राम सॉल्यूट डाला गया। फिर वही ये किसमें, 100 ग्राम पानी में मॉलिक्यूलर, सेम सवाल है एकदम, सब कुछ एक जैसा। ये देखिए जो सबसे पहले आज हमने किया वही सवाल है। तो यानी एलिवेशन इज 0.52 विच इज इक्वल टू व्हाट सर, विच इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। और केबी की वैल्यू 0.52 इस बार सवाल में दे भी रखी है। तो 0.52 मोलालिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी 6/m अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, 100/1000। इससे आप m की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। कितना सीधा सवाल, क्लियर है? तो यहां से मुझे लग रहा है समझ भी रहोगे, ये 60 आ रहा है, m की वैल्यू 60 ग्राम पर मोल ऐसे निकाल लोगे ना। 0.52 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये वाला 0.5 ये खत्म हो गया। और ये 60/m ये हो जाएगा, 60/m इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू 60, खत्म हो गया। कितना सीधा सवाल। और आगे बात कर लेते हैं। अब इसमें जैसे कोई एक आध सवाल अगर छोड़ रहे हैं तो वो तुम अपने आप भी कर सकते हो, है ना, आप अपने आप समझ सकते हो। अब जैसे देखिए अभी तक तो सारे ही कर रहे हैं, है ना। तो द एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ 6.5, 100 डिग्री की बात कर रहा है। 100 डिग्री पर जो वेपर प्रेशर है किस सोल्यूशन का, जिसमें 6.5 ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम पानी में, वो हमें 732 mm दे रखा है। इफ केबी जो है वो हमें सवाल में दे रखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी, इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या निकल के आएगा वो बताना है। तो अब इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकल के आएगा वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, अपने आप दिमाग लगाइए। 100 डिग्री पर वेपर प्रेशर जो है वो हमें 732 दे रखा है। वैसे 100 डिग्री पर जो प्योर वाटर है, उस प्योर वाटर की बॉइलिंग 100 डिग्री पर होती है, तुम्हें पता ही है। तो 100 डिग्री पर जो प्योर वाटर है उसका वेपर प्रेशर 760 होता है। इसको यूज कर सकते हैं अब, है ना, क्योंकि अब यहां पर दोनों ही चीजें 100 डिग्री की बात कर रहा है। कैसे, 100 डिग्री पर ही सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 732 बता रहा है, और हमें पता है 100 डिग्री पर पानी का भी 760 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 760, प्योर सॉल्वेंट का 760 है, और जो सोल्यूशन है वो 732 है। डिवाइडेड बाय 732 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस ऐसा करने का फायदा क्या है, ऐसा करने का फायदा ये कि मुझे सल्यूट के मोल्स पता चल जाएंगे, मुझे सल्यूट के मोल्स पता चल जाएंगे, क्योंकि मुझे बाद में सल्यूट के मोल्स चाहिए होंगे जब मैं बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी का सहारा लेना पड़ेगा। और इस मोलालिटी के साथ इश्यू ये है कि मुझे मोल्स नहीं पता है, मुझे सिर्फ ये बताया गया 6.5 ग्राम सल्यूट है, मोल्स नहीं पता है मुझे, तो उसके मोल्स मुझे पता करने पड़ेंगे। आप समझ ना। तो पी नॉट हमें पता है कितना है, पानी है अगर, तो पानी का 100 डिग्री पर वेपर प्रेशर मुझे पता होता है 760, क्योंकि पानी 100 डिग्री पर बॉयल करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप समझना आएगा। यही वाली बात मैं वहां भी अप्लाई करने जा रहा था, लेकिन वहां दिक्कत क्या थी कि वहां पर सोल्यूशन 99.63 पर था और पानी का 100 डिग्री था। तो इसका मतलब यहां पर वो कह रहा है कि नहीं 100 डिग्री का सोल्यूशन है, और 100 डिग्री के सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 732, और मुझे पता है 100 डिग्री के पानी का 760 होता है। तो यानी पी नॉट 760 है, पीएस 732। अब मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीएस इज इक्वल टू एन सोल्यूट बाय एन सॉल्वेंट।
क्लियर है? तो इससे एन सोल्यूट बाय एन सॉल्वेंट करके सोल्यूट के मोल्स निकल आएंगे। अब आप कर लीजिए, बाकी सब सब सॉल्व हो जाएगा। तो ये माइनस करके कितना आएगा, 760 में से गया तो 28, तो 28 बटा 732 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने होंगे, 100 ग्राम पानी है, तो यानी 100 बटा 18 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। समझ गया बात को? यानी ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, 100 ग्राम का पानी मतलब 100 बटा 18 मोल। ठीक है ना? तो अब इससे सोल्यूट के मोल्स आ जाएंगे। ये जो सोल्यूट के मोल्स हैं ये उठा के यहां पुट कर देते हैं, तो डेल्टा टीबी मिल जाएगा आपको। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, केबी कितना दे रखा है सर, केबी 0.52 है, इनटू मोलालिटी कितनी होगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए, 28 इंटू 100 बटा 732 इंटू 18। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम है इन केजी। ये आ गई मोलालिटी। तो अब आपको डेल्टा टी भी पता चल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अगर चाहो तो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो सर। इसमें ये 1000 और ये 1000 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 28,000, एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 28,000 डिवाइडेड बाय 732 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 0.52, ये 1.1 आ रहा है। दिस इज 1.105, यानी डेल्टा टीबी जो है 1.105 आ रहा है। तो अब डेल्टा टीबी अगर 1.5 आए तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो सर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100 में जोड़ देंगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, बॉइलिंग, ये सब ध्यान रखना कि तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है कि डेल्टा टीबी निकालना है, सब ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। तो यह आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 100 में जो भी एलिवेशन हुआ वो जोड़ दीजिए। तो 100 में आपने ये एलिवेशन जोड़ दिया, तो दिस इज 1.105, ये हो गया 101.05, ये आपका आंसर आ गया। हाँ मैं अभी दे रहा हूं, मैं जरा एक रिकॉर्डिंग कर रहा था। क्लियर है? बिल्कुल आसान है। तो ये आंसर 101 आ जाए। लेकिन ये अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें दो चीजें यूज हो रही हैं। एक तो, और ये एडवांस लेवल का सवाल लग रहा है मुझे, एडवांस का इसलिए लग रहा है क्योंकि एडवांस में भी दो कॉन्सेप्ट मिक्स करता है। तो एक तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस को यूज किया गया है, जिसमें सल्यूट को यूज, और इसमें मुझे ऐसा लगता है इसे सल्यूट के वेट का कोई यूज भी नहीं, 6.5 का क्यों यूज नहीं, क्योंकि मैंने यहीं से सल्यूट के सीधे सीधे मोल्स ही निकाल लिए और मोल्स को ही यहां यूज कर लिया, क्योंकि मोलालिटी में भी मुझे सल्यूट के मोल्स ही चाहिए। तो मैंने जो मोल्स यहां निकाले वही मोल्स यहां यूज करके डेल्टा टी भी निकाल लिया बस। तो ये दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, यानी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां से, कॉलिगेटिव इन द सेंस कि पी नॉट पी एस के इस्तेमाल से मोल्स ऑफ सल्यूट निकले, वो मोल्स ऑफ सल्यूट उठा के यहां पुट कर दिए जिससे हमने डेल्टा टी भी निकाला। और हमें डेल्टा टी भी नहीं चाहिए, हमें सोल्यूशन का मोलर बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, तो जो कि 100 प्लस डेल्टा टीबी के बराबर होगा, यानी एलिवेट कर गया ना, तो इतना एलिवेशन आया था कितना पहले 100 डिग्री, अब एलिवेट करके कितना हो गया 100 प्लस 1.1, तो 101.1, ये आपका आंसर आ जाए 101.1। ठीक, समझ में आ गया? चलिए सर और बात कर लेते हैं। ये देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन विच डेवलप्स एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 पॉइंट। कितना सीधा है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो 1.5 एटीएम, और हम सब जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज सीआरटी, और हमें चाहिए व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन, तो सी इज इक्वल टू पाई बाय आरटी, खत्म हो गया सर। लेकिन आपने कहा था जो फॉर्मूला है उसमें अब आप तमीज से आईसीआरटी लिखा करिए, तो सर आई की वैल्यू 1 है ना, क्योंकि ये कौन सा सोल्यूशन है सर, ये सुक्रोज है, और सुक्रोज के लिए आई की वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि सुक्रोज हमारा कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं करता, सिर्फ घुल जाता है, डिसोसिएट नहीं करता, टूटता नहीं है। तो इसके अलावा सुक्रोज के लिए आई वैल्यू 1 है, तो हमें फिर उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे पाई की वैल्यू दे रखी है 1.5 डिवाइडेड बाय आर, हमारा जब एटीएम में चल रहा हो तो आर की वैल्यू 0.082 रखी जाती है, और टेम्परेचर हमें सवाल में दिया नहीं गया है तो हम टेम्परेचर रख ही नहीं पाएंगे। ये क्या चक्कर है? What will be the concentration of the sucrose solution which develops an osmotic pressure? भाई इसमें टेम्परेचर भी गिवन होना चाहिए था, तो जो भी टेम्परेचर होगा वो यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन चाहिए तो पाई बाय आरटी चाहिए। तो टेम्परेचर यहाँ पर जो है
एक बार फिर भी देख लेते हैं, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन व्हिच डेवलप्स इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1.5। हाँ तो यार इसमें टेम्परेचर गिवन होना चाहिए, तो जो भी टेम्परेचर गिवन होगा यहां टेम्परेचर पुट करके आप कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। पाई इज इक्वल टू सी आर टी यूज कर रहे हैं, समझ में आ गया, यानी सी इज इक्वल टू पाई बाय आर टी, तो पाई बाय आर टी से अपना काम चला लेंगे, आसान है एकदम, कुछ करना ही नहीं। टेम्परेचर जो भी तुम यहां ले ही लो ना यार, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ले ले, तो यहां टेम्परेचर की वैल्यू 300 रख देना, 300 केल्विन, हमें तो केल्विन में ही रखना ना, तो ये हमारा 300 आ जाएगा, तो ये आपका कंसंट्रेशन मोलारिटी आ जाएगी। ठीक, बिल्कुल आसान था। जैसे ये कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ये है दे रखा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है, अभी तो बात हुई थी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, बल्कि आईसीआरटी तमीज से लिखें तो, लेकिन ग्लूकोज है आई की वैल्यू 1 हो गई, यूरिया है आई की वैल्यू 1 हो गई, आई 1 है, आई 1 है, तो इसका मतलब हुआ दिस इज इनडायरेक्टली सीआरटी, और हमें निकालना ऑस्मोटिक प्रेशर, तो कितना आ जाएगा पहले वाले सोल्यूशन का। कंसंट्रेशन क्या होती है सर, ये जो दे रखी है वेट बाई वॉल्यूम दिया है, हमें कंसंट्रेशन चाहिए सर, हमें मोलारिटी चाहिए, तो क्या वेट बाई वॉल्यूम से मोलारिटी नहीं निकाल पाओगे, वो एक लाइन अंग्रेजी की सर याद है हमें, 5% का क्या मतलब हुआ, 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सोल्यूशन, यही इसका मतलब हुआ ना, तो हम मोलारिटी निकाल लेते हैं, 5 ग्राम ग्लूकोज का मतलब मोल्स कितने हो गए, 5/180, है ना, और वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml का मतलब 0.1 लीटर, ये आ गई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल्स कितने हैं 5 ग्राम में, 5 ग्राम में 5/80, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml, तो लीटर में लिख दिया पॉइंट, यह आ गई मोलारिटी, इंटू आर 0.0821, इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री 300, सर ये आपका एटीएम में प्रेशर आ जाएगा, खत्म हो गया पहला पार्ट, कुछ करना ही नहीं, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना कि हमें कंसंट्रेशन चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन चाहिए यानी मोलारिटी चाहिए, वो जो मोलारिटी है वो हमें इस बार किस फॉर्म में चाहिए, वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम से आपने क्या निकाल लिया, मोलारिटी, और मोलारिटी को सीआरटी की इक्वेशन में पुट कर दिया। दूसरा तो डायरेक्ट ही मोलारिटी, दूसरा तो और भी आसान हो गया, दूसरे में तो आपने डायरेक्ट मोलारिटी दे रखा है, यानी पाई इज इक्वल टू सीधे सीधे सीआरटी कर दीजिए, कंसंट्रेशन की वैल्यू सीधे 0.1 दे रखी है, आर की वैल्यू 0.0821, क्यों, क्योंकि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में चाहिए, और टेम्परेचर कितना 300 केल्विन डायरेक्ट ही दे रखा है, तो सीधे एटीएम में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाएगा, बिल्कुल सीधा एकदम। यानी ये वाला पार्ट बेटर है, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी आपको निकालनी पड़ेगी बाद में, मोलारिटी आपने अलग से निकाली है फिर। समझ में आई बात। What should be the freezing point of an aqueous solution containing 17 ग्राम ऑफ इथेनॉल इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये भी वही है सर, कुछ नया नहीं है इसमें भी, सेम सवाल है, फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, जबकि सब कुछ हमें सवाल में दे रखा है, तो डेल्टा टी एफ हम निकाल लेते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, के एफ इंटू एम। अब इसमें भी देखो आई के एफ लिख सकता था मैं, आई इंटू के एफ इंटू एम, लेकिन ये इथेनॉल के बारे में कुछ बताया ही नहीं उन्होंने कि इथेनॉल के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कंसीडर करना है नहीं करना, इथेनॉल टूट रहा है नहीं टूट रहा है, तो जब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं यही मानता हूं आई इज वन, सीधे इथेनॉल को घोला गया, इथेनॉल डिसोसिएट नहीं कर रहा, तो ऐसे में ये आ जाएगा आपका डेल्टा टी एफ, जो कि के एफ के बराबर आएगा 1.86, और मोलालिटी क्या होगी, मोल्स ऑफ सल्यूट कितना होगा, मोल्स ऑफ सल्यूट कितना होगा, 17 ग्राम इथेनॉल, यानी मोल्स कितने हो गए 17 बटा इथेनॉल का कितना होता है 24, और ये हो गया 46, ये मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 100/1000, सर ये आपका जो है डेल्टा टीएफ आ जाए, खत्म। यानी पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री, ठीक है ना, और अब आपका जो डेल्टा टीएफ है वो ये आएगा, तो अगर आपको नया फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो वो माइनस में आएगा, क्योंकि समझ रहे ना मेरी बात को, क्योंकि अब वो घट जाएगा, ठीक है। तो अब इसको एक बार चाहो तो सॉल्व करके देख लो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1.86 इंटू 10 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 46, ये निकला है, तो इसको एक बार सॉल्व करके देख।
1.86 इंटू 10 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 46, 6.87, यानी जो डेल्टा टीएफ है वो 6.87 डिग्री आ रहा है डेल्टा, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट होता कितना है, 0। तो अगर आपने इथेनॉल डालकर फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस 6.87 आया तो वो 0 से घटकर 6.87, यानी कि अब जो नया फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होगा, -6.8। ये ध्यान रखना सब लोग इस बात को, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डेल्टा टीएफ का मतलब क्या है, डेल्टा टीएफ का मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। है ना, तो अब ये सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो 0 डिग्री, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आपको निकालना है। तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, मतलब अब तुम्हें यार कैसे समझाएं, निगेटिव होता है ना यार फ्रीजिंग पॉइंट, सल्यूट डालने के बाद, सल्यूट डालने के बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट निकल के आएगा वो माइनस में आएगा। तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का वो 0 डिग्री, अब आपने सल्यूट डाल दिया इथेनॉल, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो कितना आ रहा है, 6.87, क्योंकि डिप्रेशन तो हमेशा प्लस में ही होगा ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो तो हमेशा प्लस में, डेल्टा हमेशा प्लस में रखा जाएगा, तभी तो सॉल्व कर पाओगे। तो यानी ये इस बार जो 6.87 आ रहा है, ये आ रहा है डिफरेंस, यानी पानी अगर 0 डिग्री पर है तो अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -6.87 हो जाएगा, तभी आप इस डेल्टा को क्या बोलेंगे, तभी इस डेल्टा को बोलेंगे 6.87। तो आपने जो डेल्टा 6.87 निकाला, उससे जब आप सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे तो वो माइनस में 6.87 बोला जाएगा, यानी पानी का 0 और सोल्यूशन का -6.87, तो डिफरेंस कितना आएगा, 6.87। तो आपने डेल्टा टीएफ निकालते ही क्या बोला कि अब अगर आपको सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -6.87 डिग्री होना चाहिए। 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक ऑप्शन प्लस में भी होगा 6.87। बहुत सारे गधे इसका आंसर 6.87 लेके आएंगे, यानी कहने का मतलब पानी 0 डिग्री पे जमता है और उसके अंदर कोई सल्यूट डाल दोगे तो 0, यानी प्लस में 6 पॉइंट, यानी मेरी बात समझ, पानी तो 0 पर जमता है, इसके अंदर कुछ भी डालोगे तो वो जमेगा 0 से कम पर, यानी कि अब जो नया फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो माइनस में 6.87 आएगा। तो जब भी कभी ये सवाल आएगा तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो भी निकल के आती है, उस डेल्टा टीएफ को यूज करके आप नया फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, और ये डेल्टा टीएफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट गिर रहा है, तो जो नया फ्रीजिंग पॉइंट आएगा सोल्यूशन का वो माइनस में 6.87 आएगा, क्योंकि पहले कितना था प्योर सॉल्वेंट का, 0। समझ रहे हो ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका सोल्यूशन का निकल के आएगा वो आएगा -6.87 डिग्री। ठीक है। The relationship between osmotic pressure at 273 Kelvin when 10 ग्राम ग्लूकोज एंड 10 ग्राम यूरिया एंड 10 ग्राम सुक्रोज आर डिजॉल्व, ये तीनों लोग घोले गए। समझ बात को, ग्लूकोज है, यूरिया है और सुक्रोज, और कौन है, सुक्रोज। एक चीज तो क्लियर है, इसका आई भी 1 है, इसका आई भी 1 है और इसका आई भी 1 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे रिलेशन चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो पाई इज इक्वल टू होता है सीआरटी, आई तो सबका 1 ही है, पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी। तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा किसका कम होगा, सर एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वो सबका सेम ही होगा, आर पर डिपेंड करेगा, वो भी सबका सेम है, तो यानी जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसमें उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। क्लियर है। और कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सर कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी, ये जो कंसंट्रेशन है दिस इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सर सोल्यूशन का वॉल्यूम तो सेम ही है सर, सब लोगों को बराबर वॉल पानी में डिसॉल्व किया गया है, तो यानी जो भी डिसाइड करेगा सर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसाइड करेगा। और मोल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सर मोल्स डिपेंड करते हैं मोलर मास के, यानी मोलर मास जिसका ज्यादा है उसके मोल्स कम है, जिसके मोल्स कम है उसकी कंसंट्रेशन कम है, जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम। यानी हमें चूज करना है जिसका भी मोलर मास सबसे ज्यादा होगा, जिसका भी मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसके ही मोल्स कम होंगे और उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। तो सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है सर, सुक्रोज का मोलर मास सबसे ज्यादा होता है। सुक्रोज का कितना होता है, 342। मोलर मास ऑफ सुक्रोज जो है वो 342 है। मोलर मास जो ग्लूकोज का है, ग्लूकोज भी है ना इसमें, हाँ, वो 180,
और मोलर मास जो यूरिया का है वो सबसे कम होता है 60, ये हमें पता है। तो इसका मतलब युवा सर, यूरिया का अगर मोलर मास सबसे कम है तो इसकी मोल सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि तीनों के वेट बराबर है, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम। तो मोल सबसे ज्यादा किसके होंगे सर? यूरिया के। और अगर यूरिया के मोल ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा यूरिया का होगा, यानी P2 सबसे बड़ा होगा, फिर ग्लूकोज आएगा, फिर सुक्रोज आएगा, यानी P2 P1 P3, P2 P1 P3। द आंसर शुड बी सी। क्लियर है? बिल्कुल सीधा सा सवाल था, कहीं कुछ झंझट नहीं था, बहुत आसानी से किया गया था। ठीक है जी, चलिए और बात कर लेते हैं। ये और भी सवाल थे जो तुम्हें करने के लिए दिए गए ना, इनको तुम और अटेम्प्ट करोगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल, सीधे सीधे सवाल थे एकदम। मैं जरा सा थोड़ा सा और आगे बात कर रहा हूँ, एक दो सवालों के बारे में इसकी बात करते हैं, फिर तुम्हें ये करने के लिए दूंगा, इनको फिर से डिस्कस करूंगा, इनको करने के लिए दूंगा। द वैन टॉप फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज। देखो बात हो चुकी है, हम बार बार नहीं बोलेंगे। ग्लूकोज एक ऐसा आदमी है जिसका वैन टॉप फैक्टर 1 लिया जाता है, इसमें आपको सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं करता, जितना लिया जाता है उतना पानी के अंदर होता है, यानी आई की वैल्यू इसके लिए भी 1 है। अभी मैं बता चुका हूं सुक्रोज के लिए भी आई की वैल्यू 1 है, और मैं बता चुका हूं यूरिया के लिए भी आई की वैल्यू 1 है। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसका वैन टॉप फैक्टर हमेशा 1 होगा। इसकी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी, ऑब्जर्व्ड सीपी, वो हमेशा थ्योरेटिकल सीपी के बराबर होगी, इसमें कहीं पर भी ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। ठीक है ना? ये देखिए, कैलकुलेट द वैन टॉप फैक्टर। डिसोसिएशन की बात चली, अब समझ में आ रहा ना, डिसोसिएशन की बात चल रही, तो मैं समझ गया कि इस बार जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यूज करना है। और मैंने पढ़ा है, अगर तुम याद नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। मैंने पढ़ा है कि वैन टॉप फैक्टर जब डिसोसिएशन होता है तो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो अगर वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है तो इसमें कौन क्या क्या है जरा बताइए सर। दिस इज AB2। तो AB2 के बारे में तो क्लियर है सर। AB2 जब ये टूटेगा तो ए भी बनेंगे और दो भी बनेंगे, यानी कितने लोगों में टूटा? एन क्या होता है? कितने लोगों में टूटा। कितने लोगों में टूटा सर? एक और दो, तीन लोगों में टूटा, यानी एन की वैल्यू क्या है? 3। जितने लोगों में टूटा, कितनी बार बता चुके हैं ना, जितने लोगों में टूटा, यह है एन। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3, हमें निकालना है आई। लीजिए, ये तो सर बिल्कुल सीधा हो गया। 1 प्लस एन की वैल्यू 3 है, और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दे रखा है? 0.3। तो सर इससे आई की वैल्यू निकाल लाइएगा, कितना आ जाएगा? 1, 2, 0.6, 1.6। ये 1.6, आई की वैल्यू 1.6 आ गई, खत्म हो गया। यानी कि ये हमारा 3 - 1 2, 2 इंटू 0.3, 1.6 हमारा वैन टॉप फैक्टर निकाला है। कितना आसान। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से देखो, ये है कितना अच्छा। इसी तरह से ये कर लेंगे, आप इसी तरह से ये कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी अगर हम देखें तो यहां पर भी कुछ इसी तरह की बात आएगी। ये देखिए आप क्या करना है, यहां पर कह रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वैन टॉप फैक्टर, वो हमें दे रखे हैं, यानी अल्फा दे रखा है सवाल में, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.4, और वैन टॉप फैक्टर दे रखा है 2.2। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, डिसोसिएशन की बात कर रहा है, तो जो वैन टॉप फैक्टर होगा दैट इज 2.2, ये होगा 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा दैट इज 0.4। ये है सिचुएशन। मानते हो बात को? यहां से क्या निकालना है सर? हमें यहां से n की वैल्यू निकालनी है। तो यहां तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं सर। अगर यहां से n की वैल्यू निकालनी है तो सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 1.2, यानी n-1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वैन टॉप फैक्टर इज 0.4 एंड 2.2 रेस्पेक्टिवली, देन n इज। तो ठीक है, ये तो बड़ा सीधा लग रहा है। तो यहां पर क्या करना होगा? n की वैल्यू कितनी है? अच्छा, एन ही निकालना है, ठीक, एन ही हमें निकालना है। तो अगर हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो ये देखो, ये वाला एन जो है ये अलग है, मतलब एन एन अभी हम बात करेंगे, ठीक। तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एन इज इक्वल टू आ जाएगा, इसमें यार कोई कंफ्यूजन ना हो तो एक काम करते हैं, चलो एक बार कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी 1.2, 0.3 यानी 4, यानी यहां से लग रहा है एन इज इक्वल टू 4। एन इज इक्वल टू 4। क्या हुआ ये? तो
आई इज इक्वल टू 1 प्लस, देखो जितने लोगों में टूटा, चलो तुमने तो यही याद किया, ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2.2 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 0.4, उससे n की वैल्यू आ रही 4, n की वैल्यू 4 आ रही। ठीक है, इसके अलावा कितने लोगों में टूटा ये एबीएन? ये एबीएन टूटा 4 लोगों में। अब अगर एबीएन 4 लोगों में टूटता है तो एन की वैल्यू क्या होगी बताओ? हमें इस एन की वैल्यू चाहिए, ये एन तो अलग है, ये एन का मतलब जितने लोगों में टूटा, मुझे इस एन की वैल्यू चाहिए। तुम बताओ अगर एबीएन टूटता है तो कितने लोगों में टूटेगा सर? एक तो ए बनेगा और एन बनेंगे बी, तो कितने लोग होगा ये? सर ये होगा एन प्लस 1 लोग। यानी 4 लोगों में अगर तोड़ना है तुम्हें तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर एन की वैल्यू 3 होनी चाहिए, यानी ये ए बी 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ए बी 3 है तभी तो 4 लोगों में टूटेगा ना, एक ए और 3 बी। मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या कंफ्यूजन हो सकता है? तुम्हें इस एन से उस एन का कंफ्यूजन हो सकता है। ये एन अलग है, ये एन है कितने लोगों में टूटा, 4 लोगों में टूटा। तो ये 4 लोगों में कैसे टूटेगा? सर ये 4 लोगों में तभी टूटेगा जब ये वाला 3 होगा, खत्म हो गया, यानी अल्टीमेट। और ये बड़ा अच्छा सवाल लगता है, ये तो जेई मेंस में पूछा जाना चाहिए भाई, ये मेंस का सवाल होना चाहिए 2026 का, बढ़िया सवाल। तो ये एक हल्का सा हिंट दिया हमने, करना क्या, और सवाल दे रखे उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये नीचे की तुम्हें बहुत सारे सवाल आज अभी दे देता हूं मैं, तुम इनके नंबरिंग भी पड़ी हुई है नीचे, तमाम वैन ऑफ फैक्टर वाले सवाल हैं, इनको एक बार जो है सॉल्व करके देखना। 38 सवाल दे रखे हैं, इनको अपने हिसाब से सॉल्व करके देखना, है ना। तो हम और भी डिस्कशन में ले आएंगे इन चीजों को, तो पहले इनको कर लो, देख लो, समझ लो, और फिर आगे भी हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो इससे एक आइडिया लगेगा तुम्हें जो हमने अभी किया ना, ये वैन ऑफ फैक्टर वाला। तो डिसोसिएशन हो रहा है, क्या करना है, बिल्कुल क्लियर है एकदम। कुछ अच्छे सवाल भी होंगे वैन ऑफ फैक्टर के, उनको भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले अपने आप करके देखो, फिर 1-2 दिन के अंदर मौका निकाल के इनको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। मुझे लगता है मंडे को मेरे पास दिन में टाइम रहेगा, तो मंडे को मैं बचे हुए पार्ट को भी रिकॉर्ड कर दूंगा, वो तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, और कोशिश करते हैं अभी जो है वो तुम्हें डबल टाइटरेशन वाला जो पोर्शन था वो एक बार दे दूं मैं, है ना। चलिए।